हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर के अंदर थोड़ा सा देखते हैं हम क्या क्या पढ़ के आए थे। परमाणु के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर कौन कौन से आवेश होते हैं वो पढ़ा था, उसके गुणधर्म हमने सीखे थे, वो देखे थे, प्रॉपर्टीज उसकी देखी थी क्या थी, उसकी मात्रक और विमाएं हमने पढ़ी थी। तो मेरे ख्याल से तुम्हें सारा अच्छे से आ गया होगा। पिछले लेक्चर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो क्या था? वो था क्वांटीकरण। क्वांटीकरण समझा हमने खूब अच्छे से, एक सवाल भी किया तो हमको वो सारी चीजें समझ में आई। आगे बढ़े, चलो तो फिर आगे देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वर्णपत। उन्होंने गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था। उसके अंदर उन्होंने बेटा ये बताया था स्वर्ण पत्र प्रयोग। ठीक है, ले हिंदी में बोल दिया, खुश। चलो तो इन्होंने क्या किया था कि उस एक्सपेरिमेंट में ये बताया था बेटा, बहुत उन्होंने तो पूरा प्रॉपर लिया था, मैं तो तुमको आइडिया दे रहा हूं उस चीज को समझने के लिए कि भाई आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण होता है। अब ये ही क्यों होता है, आकर्षण क्यों नहीं होता, उसका जवाब मैं तुमको अभी यहां पर दूंगा। तो देखो जरा उस चीज को, उसको समझाने के लिए मैं एक ले लेता हूं, कोई आवेशित छड़ ले लेता हूं। आपकी मन हो तो धनात्मक ले लो, आपका मन हो तो ऋणात्मक ले लो। अभी मैं धनात्मक ले लेता हूं, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये एक आवेशित छड़ मैंने ले ली और ये मैंने तीन वस्तुएं लेता हूं। एक उदासीन है, ये पहली वस्तु कैसी है, उदासीन है। दूसरी वस्तु जो है बेटा वो कैसी है, वो ऋणावेशित है। और जो तीसरी मेरी वस्तु है वो कैसी है, धनावेशित। मैं इस उदाहरण से आपको ये समझाना चाहता हूं कि आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण ही क्यों है, आकर्षण क्यों नहीं है। तो चलो जरा बात करेंगे बेटा। जैसे ही मैं इस आवेशित छड़ को इसके पास लेकर के आऊंगा तो ये जो उदासीन वस्तु है इसके अंदर जो ऋणावेश होगा वो कहां पर उपस्थित हो जाएगा, कहां पर इकट्ठा हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। और जो प्रतिकर्षण होता है बेटा, बचपन में हमने पढ़ा है ना कि एक जैसे आवेश प्रतिकर्षण लगाते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षण उत्पन्न करते हैं। ये जानते थे ना हम बचपन से, बिल्कुल छोटी क्लासों में पढ़ते थे। हाँ, तो उसी चीज को देखते हैं। ये माइनस माइनस इधर आ जाएगा और प्लस की वजह से सारा प्लस प्लस बेटा यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं इसके पास इसको लेकर के आया तो ये किसको आकर्षित करेगा, इस ऋणावेशित को करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है यहां पर कि ये जो आवेशित छड़ है ये उदासीन वस्तु को भी आकर्षित कर रही है। पहली बात तो ये। अब मैं क्या करता हूं, इस आवेशित छड़ को बी के पास लेके आता हूं जो पहले से ही आवेशित है और इसके ऊपर कौन सा आवेश है, ऋणावेश। ठीक है, तो बेटा जैसे ही मैं इसको यहां पर लाया तो इसने यहां पर भी आकर्षण दिखाया। समझना, मुद्दे वाली बात है बेटा, ध्यान दे। यहां पे देख क्या बोलेंगे, उदासीन को भी आकर्षित कर रही है और ऋणावेशित वस्तु को भी आकर्षित कर रही है। परंतु अगर मैं इसको यहां पर लेकर के आता हूं तो यहां पर बाहर से भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी बाहर भी धनावेश, छड़ के ऊपर भी धनावेश, वस्तु भी जो मेरी सी है ये भी धनावेशित। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे होगा रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण। अब देखो मैं यहां से मेरे को क्लियरिटी आती है कि अगर मैं किसी आवेशित छड़ को लेकर के आता हूं तो मैं यहां पर श्योर नहीं हूं, यहां पर मुझे नहीं पता कि ये उदासीन है या फिर इसके ऊपर ऋणावेश है। लेकिन हां, यहां पर मैं बिल्कुल ताल ठोक के बेटा ये कह सकता हूं कि ये जो वस्तु है ये कैसी है, ये धनावेशित है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु मैं ला रहा हूं इसका आवेश तो मुझे पता है और ये हमेशा 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 किसको करेगी, प्रतिकर्षण किस वस्तु को करेगी, जिस पर धनावेश होगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि आकर्षण में तो उदासीन को भी आकर्षित करेगी और विपरीत प्रकृति के आवेश को भी वो क्या करेगी, आकर्षण करेगी। इसी वजह से हमने आकर्षण को आवेश का सही परीक्षण नहीं माना। ये पॉइंट आया समझ में। चलो फिर जब ये सारी चीजें आ गई तो और आगे प्रॉपर्टीज की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगली जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखो कैसी है, जैसा हम बचपन में पढ़ के आए थे। अगर बेटा समान आवेश होगा, अगर समान आवेश होगा तो मैं कह सकता हूं कि इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। समझ में आई बात। लेकिन अगर विपरीत आवेश होगा, अगर विपरीत आवेश होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी तो बेटा ये है। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी की मैं बात बताऊं कि आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित राशि है। बिल्कुल सही बात है। देखो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है सर। बिल्कुल सही बात। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है।
होता है कि नहीं होता? यानी मुझे एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि ये तो होगा ही होगा या फिर ऐसा तो होता ही है। वो क्या कि अगर कोई आवेशित वस्तु है तो उसका द्रव्यमान होगा, यानी कि आवेश का द्रव्यमान तो हो सकता है, नहीं होगा ही होगा। परंतु अगर कोई उदासीन वस्तु है तो उस उदासीन का मतलब उसका द्रव्यमान तो है लेकिन उसके ऊपर आवेश नहीं है। समझ में आई मेरी बात? यानी आवेशित वस्तु जो भी होगी उसका द्रव्यमान होगा और जो उदासीन होगा उसका द्रव्यमान होगा परंतु उसके ऊपर आवेश नहीं होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या बताती है कि आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित है। इस सदैव के ऊपर तुम थोड़ा सा जोर दो तो तुमको समझ में आएगी ये बात। जैसे आवेश बिना द्रव्यमान के उपस्थित नहीं हो सकता, परंतु द्रव्यमान बिना आवेश के उपस्थित हो सकता है, जैसा मैंने आपको समझाया। उदासीन वस्तु का मैंने उदाहरण दिया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, चालक पर आवेश। अब बेटा हमें ये पता है, पहली प्रॉपर्टी में देखो मैंने क्या पढ़ा, समान आवेश। इस चीज को यहां से समझते हैं। एक बार के लिए मैं यूं कह दूं कि मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों में बहुत दुश्मनी, समझने के लिए बता रहा हूं बेटा, फिर इस चीज को मैं फिजिक्स से रिलेट कर दूंगा तुरंत ही। तो देखो जैसे मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे के बहुत दुश्मन है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। अब हम दोनों को क्या किया बेटा, एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। तो हम दोनों क्या करेंगे, लड़ेंगे तो नहीं। तो हम एक दूसरे से जितनी दूरी बना सकते हैं उतनी दूरी बनाएंगे और एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, ऐसा ही होगा। तो क्या होगा, एक उस कोने में जाएगा, एक इस कोने में आएगा। अब ऐसा भी नहीं कि दीवार तोड़ के निकल जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो देखो जरा इस चीज को मैं फिजिक्स से कैसे रिलेट करता हूं बेटा। माना कि कोई चालक गोला ये है, इसके ऊपर बेटा मैंने धनावेश रख दिया, धनावेश। अब देखो जरा, ये एक समान एक ही प्रकृति के आवेश हैं, तो इनके बीच में बताओ आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण? बिल्कुल प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण होगा तो ये क्या चाहेंगे, एक दूसरे से अधिकतम दूरी बनाना चाहेंगे। अब एक दूसरे से अधिकतम दूरी कहां पर हो सकती है, ये इसकी सतह पर आ जाए, सतह छोड़ के तो जा नहीं सकते। तो एक दूसरे से कितनी दूरी बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी, कि ये सब सतह पे आ जाए। और यही कारण होता है कि आवेश सदैव चालक की सतह पर पाया जाता है। आया? तो ये जो पॉइंट हमारा, किसी भी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसकी बाहरी सतह पर रहता है। समझ पाए मेरी बात को? ऐसे ही अगर मैं यूं बोलूं, यहां पर अगली बिंदु के ऊपर आता हूं तो उसमें लिखा है आवेश सापेक्षिक रूप अपरिवर्तित होता है, यानी आवेश का सापेक्षिक रूप अपरिवर्तित होता है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है कि जैसे मैं यूं कहूं कि मैंने ये आवेश है, इसको मैं कुछ वेग दे दूं, तो अगर मैं इसका वेग बहुत तेजी से इसको ज्यादा वेग दूं या फिर मैं इसको कम वेग दूं, अगर मैं ज्यादा या कम वेग दे रहा हूं तो उसका मान हमेशा 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 उतना ही रहेगा। यानी चाल बढ़ा दूं कम कर दूं, उससे इसके आवेश के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो द्रव्यमान की बात करें एक बार समझाने के लिए, यूं ही मैं यूं बोलूं कि जैसे मैं बाइक चला रहा हूं और मैंने व्हाइट शर्ट पहन रखी है, समझना, उदाहरण है समझाने के लिए। अब बेटा मैं 120 की स्पीड, वैसे मैं चलाता नहीं हूं, है ना, कोई चलाना भी मत, हानिकारक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा कि मैं 120 की स्पीड से चला रहा हूं और 5 किलोमीटर दूर जाकर के मुझे मेरे घर पे जाना है। अब जब 5 किलोमीटर दूर मेरे घर पे जाना है और मैं 120 पे चलाऊंगा तो जो मेरी व्हाइट शर्ट होगी बेटा वो गंदी हो जाएगी, ज्यादा गंदी हो जाएगी। अब तुम बताओ, जैसे इलेक्ट्रॉन का भी कुछ द्रव्यमान होता है तो वो जो मिट्टी के कण होंगे उनका भी कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। तो मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि अगर किसी वस्तु की स्पीड बढ़ेगी तो द्रव्यमान बढ़ेगा और स्पीड कम होगी तो द्रव्यमान नहीं बढ़ेगा। बस वहां पर द्रव्यमान तो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन अगर द्रव्यमान की जगह मैं आवेश का नाम लूं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, अब जैसा मैं बताता हूं कि भाई अगर एक आवेश मेरा स्थिर है, समझना पहले मेरी बात को, अगर कोई आवेश स्थिर है तो बेटा वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये ध्यान में रखो। अगर स्थिर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, किंतु यदि ये आवेश नियत वेग से गतिशील है तो बेटा ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और अगर ये आवेश त्वरित है
अगर ये आवेश त्वरित है तो बेटा विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी करेगा और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करेगा। इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूं, अगर स्थिर आवेश है तो सिर्फ ये आएगा, ये और ये नहीं आएगा बेटा। ऐसे बोलूंगा कि नियत वेग से गतिशील है तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, किंतु परंतु ये नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है? चलो, अगर त्वरित आवेश है तो मैं बोलूंगा बेटा विद्युत क्षेत्र भी है, ये भी है और ये भी है। इन चीजों को नोट कर लो, कॉपी पेन लेकर के बैठो ताकि आप लोगों को आगे तक याद रहे, बार बार लेक्चर को देखने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो वीडियो को पॉज करके हम दोबारा से सुन सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन लो और बार बार देखो, चीजों को समझो। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है आप लोगों से, अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है कि आवेशन की विधियां, यानी किसी भी वस्तु को, किसी उदासीन वस्तु को मैं आवेशित में कैसे परिवर्तित कर सकता हूं। तो देखो भाई, साफ सी बात, छोटे बच्चे हुआ करते थे, होते थे ना छोटी क्लासों में, तब जादू दिखाया करते थे। किस तरह का जादू? बेटा जो स्केल होता था उसको हम ऐसे ऐसे रगड़ते थे और अपने साथ वाले दोस्त को बोलते थे ला तेरी कॉपी ला बेटा, कॉपी ला भाई कॉपी ला, तो उसको ऐसे दिखाते थे तो वो जो पन्ना था वो ऊपर चिपकने लग जाता था। तो हमें लगता था वाह ये तो मजा आ रहा है। तो वो होता क्या था? होता ये था बेटा कि मैं जैसे इस स्केल को रगड़ रहा हूं सर पे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन बालों से स्केल में आ जाएंगे, या फिर यूं कह लो स्केल से बालों में चले गए होंगे। तो अब देखो, मैंने तुमको बताया था कि ऋणावेश को परिभाषित किया था, धनावेश को, इलेक्ट्रॉन ही आते जाते हैं, प्रोटॉन कभी भी नहीं जाते हैं। समझाया था ना वो बात? तो इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होगा। अब देखो जरा विधियों की बात करें तो ये जो मैंने बात बताई जादू वाली, तो ये भी एक विधि है। ये कौन सी विधि है? ये घर्षण विधि है, यानी कि मैं किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु में परिवर्तित कर सकता हूं। किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा। ऐसे ही जो दूसरी विधि है वो है चालन विधि। देखो चालन विधि के अंदर क्या होता है कि ये कोई आवेशित छड़ है और ये कोई उदासीन वस्तु है। इस आवेशित छड़ को मैं इस उदासीन वस्तु के साथ संपर्क में लाऊंगा तो क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होगा। मेरे कहने का मतलब कि कुछ आवेश, ये आवेशित वस्तु इसके संपर्क में आने के बाद उदासीन वस्तु को देगी या इससे कुछ आवेश ले लेगी, और फिर अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये जो मेरी उदासीन वस्तु थी ये भी कैसी हो जाएगी बेटा? आवेशित हो जाएगी। अच्छा, एक छोटी सी बात दिमाग में आई कि सर संपर्क में अगर हम लाएंगे तो आवेश कब तक आता जाता रहेगा? बेटा पोटेंशियल की बात, विभव की बात मैं आगे करूंगा। अगर मैं फिजिक्स की भाषा में बात करूं तो मैं यूं कहूंगा कि जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता तब तक आवेश एक दूसरे आवेश का वितरण होता रहेगा। लेकिन यूं बोलूं, नॉर्मल भाषा में बोलूं तो मैं यूं कहूंगा कि जैसे ये 100 आवेश हैं, जैसे इसके संपर्क में आएगी तो जब तक बेटा दोनों के पास बराबर आवेश नहीं हो जाता, यानी इसके पास भी 50 और इसके पास भी 50, तब तक आवेश इससे इसमें जाता रहेगा। आई बात समझ में? चलो ये चीज हो गई। अब देखो जो प्रेरण विधि है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे विभिन्न है या भिन्न है, मैं इसका मतलब बताता हूं। इसके अंदर तो बेटा हम वस्तु को संपर्क में लाएंगे, ध्यान से सुनना। इसमें हम आवेशित छड़ को, जो उदासीन वस्तु है, उसके संपर्क में लाएंगे, किंतु इस वाली विधि के अंदर संपर्क में नहीं लाएंगे। कुछ इस तरीके से, जैसे ये उदासीन वस्तु है, ये आवेशित छड़ है, इसके संपर्क में ना ला करके कुछ दूरी पर रख दिया। ठीक है, अब कुछ दूरी पर रख करके फिर थोड़ी देर हम रखेंगे, फिर आगे प्रक्रिया तो मैं आपको बताऊंगा। फर्क दोनों के अंदर जो मेन है वो क्या है? चालन विधि के अंदर तो ये संपर्क में लाई जाती है और प्रेरण के अंदर ये संपर्क में नहीं लाई जाती। समझ गए मेरी बात को अच्छे से? तो चलो जरा देखो इस चीज को पढ़ते हैं एक एक करके। देखो इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये स्टार्टिंग में देखो इस चीज को, ये भी उदासीन, ये भी उदासीन। एक मिनट रुको, वापस से आएगा, ये शुरू से देखते हैं। शुरू में देखो दोनों उदासीन है, दोनों के ऊपर बराबर मात्रा में। अब जैसे ही एक दूसरे के ऊपर रब होंगे तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब जब इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो बेटा ये कैसी हो गई? धनावेशित। देखो ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसमें, दिख रहे हो ना? ठीक है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये धनावेशित हो गई। अच्छा पहले क्या थी? ये पहले तो उदासीन थी। देखो पहले उदासीन थी ना ये,
अब इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं। समझ पाए मेरी बात को? तो इसी चीज को देखो, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर आ जाते हैं। समझे? जो मैं समझा रहा हूं वही तो है ये, ठीक है। परिणाम स्वरूप एक वस्तु धनात्मक तथा दूसरी वस्तु ऋणात्मक हो जाती है। भाई जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो ऋणात्मक हो जाएगी और जिससे जाएंगे वो धनावेशित हो जाएगी। ठीक, चलो देखो फिर अब ऐसे ही मैं यूं कहूं संरक्षण नियम के अनुसार, ये तो मैं आपको बता चुका हूं सारी बातें। संरक्षण नियम के अनुसार ऋणावेश एवं धनावेश दोनों समान मात्रा में उत्पन्न होंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि 100 इलेक्ट्रॉन है तो जब तक 50-50 नहीं हो जाए या फिर कुछ मात्रा में जाएंगे तो वो चालन विधि में भी है, यहाँ पर रगड़ने पर भी इलेक्ट्रॉन आना जाना इनका लगा रहेगा। देखो अब कई बार कंफ्यूजन यूं रह जाता है, नॉर्मली जो एग्जाम्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं मोस्टली वो मैंने ले लिए, वरना वो जो भी बोलेंगे कि भाई मैं किसी चीज को दूसरी से रगड़ रहा हूं तो कौन सी धनावेशित होगी कौन सी ऋणावेशित, वहां वो दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे फेमस है उनका मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है ताकि बच्चों के मन में जो सवाल उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वस्तु से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और कौन सी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो उसके लिए देखो, कांच की छड़ को अगर कपड़े के साथ रगड़ा जाएगा तो बेटा कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कपड़े के अंदर चले जाएंगे। इसका मतलब कांच की छड़ तो कैसी हो गई? धनावेशित, और जो कपड़ा हो गया वो कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित। इसी में बिल्ली की खाल और एबनाइट छड़ का मैंने एग्जाम्पल लिया, ऊनी कपड़ा और एबनाइट छड़ लिया मैंने, ठीक है। और देखो जरा, ऊनी कपड़ा और रबड़ के जूते लिए। आ गई बात समझ में? चलो, यानी ये विधि हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। और ये तो बेसिक सा एग्जांपल मेरे ख्याल से बचपन में हर बच्चे ने किया होगा, और अगर बचपन में नहीं किया तो अभी करके देख लो ठीक है। चलो अगली विधि देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, चालन द्वारा आवेशन। जैसा मैंने बोला था वैसा ही देखो यहाँ पर दिख भी रहा है। बिल्कुल देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि प्रारंभ के अंदर बेटा ये उदासीन है, ये आवेशित है, ये आ रही है। तो देखो इसने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए, यानी ये जो उदासीन वस्तु थी अब क्या हो गई? आवेशित हो गई। और देख मोटी और इंपॉर्टेंट बात समझने वाली, मैं यूं कहूं बेटा कि ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर -q चार्ज ले लेता हूं। भाई पिछली बार मैंने धनावेशित छड़ ले दी थी, आपका मन करे तो आप इसको धनावेशित ले लो, मैंने ऋणावेशित ले लिया, ठीक है। इसको अगर मैं किसी न्यूट्रल उदासीन वस्तु के संपर्क में लाऊंगा तो बेटा देखो क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा। इसमें क्या होगा कि बेटा ये जो -q चार्ज है वो इसमें जाता रहेगा। कब तक जाएगा? जब तक कि ये आधा आधा ना हो जाए, जब तक कि ये आधा आधा ना हो जाएगा। जैसे ये आधा आधा हो गया, जैसे ही ये आधा आधा हो गया, फिर आगे चार्ज का जाना भी बंद हो जाएगा। ये बात आई समझ में? अब अगर मैं इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर दूं तो बेटा जो वस्तु पहले उदासीन थी अब उसके ऊपर कितना आवेश आ गया? -q/2। देखा, यानी मैंने उदासीन वस्तु को आवेशित में परिवर्तित कर दिया। किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। और चालन के अंदर क्या होता है? संपर्क में लाते हैं। देखो ये सारी बातें यहां से समझाई हुई हैं, ठीक है। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि अगले में हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जरा, अब देखना यहाँ पे, देखो फर्क समझो बेटा, फर्क। ये आवेशित छड़, ये न्यूट्रल, जैसे ये इसके पास आ रही है इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं और ये कैसी हो जाएगी? धनावेशित। सर आपने तो कहा था कि कभी भी आवेश वस्तु की सतह को छोड़ के अपने आप थोड़ी चला जाएगा जब तक किसी चीज का संपर्क नहीं होगा। तो मैं तो अभी भी इसको उदासीन बोल सकता हूं क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। बिल्कुल सही बात है बेटा। देखो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज समझाता हूं तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगी। देखो जरा इधर देखो, क्या बोलेंगे? मैं एक छोटा सा उदाहरण कि ये कोई मैंने एक छड़ ले ली बेटा, धनावेशित। सर आप हमेशा धनावेशित ही क्यों लेते हो? आपका मन करे तो आप ऋणावेशित ले लो, मुझे अच्छा लगता है धनावेशित, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा कि इसको मैं एक उदासीन वस्तु के पास लेकर के गया। समझना, एक एक स्टेप में समझा रहा हूं। पहला स्टेप ये, इसके पास लेकर के आऊंगा तो बेटा जितना भी ऋणावेश है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही सारा का सारा धनावेश कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब देखो दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे इस उदासीन को, ये अभी भी उदासीन है क्योंकि समान मात्रा का नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इस पे अभी भी है, ठीक है। सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूं बेटा कि इस चीज जो छड़ है मेरी, इसको मैं यहीं के यहीं रखता हूं और इस गोले को ये माइनस यहीं रहेगा। अब इसकी मैं यहां से कर देता हूं अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब जमीन से जोड़ देता हूं। तो क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे
कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जो धनावेशित है इसको क्या कर देंगे, उदासीन, न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब देखो जो तीसरी परिस्थिति बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, ये तीसरी परिस्थिति देखो, ध्यान से देखो, तीसरी परिस्थिति पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या लिया, अब मैंने ये जो छड़ थी जो यहाँ थी इसको मैं लेके चला गया दूर। जब बेटा इसको दूर लेकर के जाऊंगा तो देखो क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से सारा, यहाँ से मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ और यहाँ से अर्थिंग को भी हटा देता हूँ तीसरे स्टेप में। तो अब ये जो मेरी उदासीन वस्तु थी इसके ऊपर सारा ऋणावेश कुछ इस तरीके से रह जाएगा और थोड़ी देर के बाद ये सारा का सारा कैसे, यानी तुरंत ही होता है, क्षण भर का भी समय नहीं लगता है, ये सारा माइनस चार्ज इसके बाहरी सतह पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सर ये ऐसे क्यों वितरित हो जाएगा, ऐसे ही क्यों नहीं रहेगा? बेटा देखो सेम समान प्रकृति, एक समान प्रकृति का आवेश है तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा दूर रहना चाहेंगे। तो बेटा एक दूसरे से देखो जरा, ज्यादा से ज्यादा दूर रहना चाहेंगे तो कैसा बनेगा मामला, कुछ ऐसा। सर हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया अब ये चीज। तो चलो अगर ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई है तो देखो बेटा आगे बढ़ते हैं और इसको पूरा अच्छे से समझते हैं। जो मैंने पढ़ाया, जो तुमने समझा वो सही भी है कि नहीं। देखो यदि एक आवेशित वस्तु को, ध्यान से देखना, यदि एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो विपरीत आवेश आकर्षित होता है। इसको मैं अभी समझाऊंगा, इसको मैं अभी समझाऊंगा। नहीं सर एक बार समझाई दो, तो सुन फिर जरा बात को। मैंने क्या बोला, ये छड़ कैसी थी, धनावेशित ली। तो ध्यान से सुन, ये जो उदासीन वस्तु थी इसके ऊपर किस प्रकृति का आवेश उत्पन्न हुआ। सर ये धनावेशित थी तो इसकी ऋणावेशित हुई कि नहीं हुई? बेटा उसी विधि को दोबारा कर, मैं यूं बोलूं कि मैं ये ऋणावेशित ले लूं, धनावेश की जगह इसके ऊपर ऋणावेश ले लूं, तो बेटा देखना इसके ऊपर जो आवेश उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा। भाई पहले इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। समझ में आई बात? तो क्या होगा, ये कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो छड़ पॉजिटिव है तो जो उदासीन वस्तु के ऊपर आवेश उत्पन्न होगा ये पॉजिटिव है तो उस पर नेगेटिव होगा, और अगर ये छड़ नेगेटिव है तो बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश आएगा, यानी धनावेश आएगा। समझ में आई बात? तो ये जो लाइन लिखी जा रही है वो क्या लिखी जा रही है, यहां से देखो, आकर्षित होता है जबकि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो क्या था, यदि एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो विपरीत आवेश, ये चीज विपरीत आवेश आकर्षित करता है, और जबकि समान आवेश प्रतिकर्षित होता है, जिसके फलस्वरूप अनावेशित वस्तु का एक भाग धनात्मक दूसरा भाग ऋणात्मक हो जाता है। इसे स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। किसी वस्तु को बिना स्पर्श कराए आवेश प्रदान करने की प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। ठीक है, जो मैंने बात बताई वो कहां है, वो यहां पर है, वो यहां पर है। ये क्या है, प्रेरित आवेश की प्रकृति। ध्यान से सुनना, प्रेरित आवेश की प्रकृति सदैव 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 विपरीत होती है। नेगेटिव तो इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव तो इस पे नेगेटिव। और मजे की बात सुन, और मजे की बात सुन जो अच्छी है बेटा, मैं यूं कहूंगा कि जो अपना फॉर्मूला कि सर कितना आवेश उत्पन्न होता है उदासीन पे, तो उसको मैं बोलूंगा बराबर माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के। ये के बेटा पैरा विद्युतांक होता है, ये माध्यम की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। जब मैं कूलम्स लॉ पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। इसका अधिकतम मान धातुओं के लिए होता है जिसका मान कितना होता है, बराबर में इनफाइनाइट। बेटा ये माइनस साइन क्यों लिया, अगर बेटा ये धनावेशित है तो जो उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, ऋणावेशित। बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है, ये विपरीत प्रकृति को बताता है। चलो जब ये चीज, जब मैं इसका मान यहां पर रखता हूं, देखो एक बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। जब मैं इसका मान यहां पर रखूंगा तो देख बेटा क्यू डैश का जो मान आएगा वो क्या आएगा, माइनस का क्यू 1 माइनस अपॉन में इंफिनिटी। ये पूरी की पूरी चीज बेटा जीरो हो गई, यानी देख यहां पर क्या बना, ये क्यू डैश बराबर माइनस क्यू, यानी ये इसका मैक्सिमम अधिकतम मान आ गया। यानी मैं यूं कहूं कि अगर इसके ऊपर 100 माइक्रोकूलम चार्ज है तो ये कितना प्रेरित कर सकता है आवेश, 100 माइक्रोकूलम। ऐसा नहीं कि 102 कर देगा, हाँ इससे कम हो सकता है, 100 से कम हो सकता है। तो अगर मुझसे कोई पूछ ले कि सर ये जो क्यू डैश का मान होगा, ये जो क्यू डैश का मान होगा, क्या ये कभी क्यू से ज्यादा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि ये जो क्यू डैश है बेटा ये कैसा हो, ये जो क्यू डैश है ये इससे
कम या फिर इसके बराबर ये हो सकता है। ये बात बैठी, ये दो ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि एक तो विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा और जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसका मान कभी भी इस क्षण पर जो आवेश है उससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, उसके बराबर हो सकता है लास्ट। वो भी किस स्थिति में? जब धातु हो। क्यों? क्योंकि k का मान तो यार कुछ भी हो सकता है बेटा। k का मान 2 रख दूंगा तो q/2 आ गया। रख के देख ले, 1/2 1 माइनस 1/2 तो ये कितना हो जाएगा? q/2। तो वो तो k माध्यम के ऊपर निर्भर करता है ना कि किस माध्यम में ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो जरा आगे देखते हैं। प्रेरित आवेश का परिमाण में समान तथा कम हो सकता है परंतु कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। ये रहा वो सूत्र। क्लियरिटी है इस चीज की? अच्छा लगा? चलो फिर आगे देखते हैं। अगर ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। ये तो बेटा अंतर आ गया। मैं आपको 2 सवाल कराता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। कुछ 1-2 सवाल तो देखो, मेरे सवाल को ध्यान से सुनना आप लोग। पहला सवाल मैं यहीं पे करा देता हूं, पिछली स्लाइड में ले जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, आपको तो सवाल से मतलब है। तो देखो जरा सवाल को देखते हैं। यहाँ पर मैं यूं कहूं बेटा कि एक कोई ए आवेश का वस्तु है उदासीन, ये बी भी कोई उदासीन है। समझना सवाल को बेटा। एक तीसरा गोला में ले आया सी, कैसा लूं? धनावेशित या ऋणावेशित? सर आप कैसा भी ले लो, अब तो हमें भी अच्छा लगने लग गया धनावेश। ठीक है, तो बेटा मैं इसको कैसा ले लेता हूं? +q ले लेता हूं। ठीक है, अब बेटा मेरा सवाल ये है, अगर मैं पहले इसको इसके संपर्क में लाऊं, ध्यान से सुनना, लो ले आया, ये सी है। ठीक है, फिर मैं इसको इसके संपर्क में लाऊं, लो पहले इसके फिर इसके। अब उसके बाद मैं इसको यहां से अलग ले जाता हूं, ये सी। ये प्रक्रिया करी मैंने। तो मेरा सवाल ये है कि अब इसके ऊपर जो आवेश आएगा वो कितना आएगा? सवाल आया समझ में? पहले इसको इसके साथ संपर्क में लाए, फिर इसको इसके साथ लाए, फिर जब दूर लेकर के गए बाद में तो इसके ऊपर कितना आवेश रहा। करें? तो देख बेटा इसको करते हैं। मैंने जैसा बताया था कि आवेश को अगर मैं इसको संपर्क में लाऊंगा तो बराबर मात्रा में बढ़ जाएगा। बराबर मात्रा में बढ़ने का मतलब इसके ऊपर भी +q/2 आ जाएगा और इसके ऊपर भी +q/2। पहले कितना था? q था। अब इसको मैं यहां से हटाऊंगा तो अब कितना रह गया? इस पे +q/2 रह गया। अब बेटा अगर मैं इस +q/2 के साथ यहां आऊंगा तो अभी देखो +q/2 लेकर के मैं इसके संपर्क में आया। जब बेटा इसके संपर्क में आऊंगा तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी 1/2 यहां आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब कि अब इसके ऊपर कितना रह जाएगा? +q/4 और इतनी ही मात्रा का इस पे आएगा +q/4। ध्यान से समझ लो, आगे कूलम्स लॉ सिखाऊंगा तो उसमें फिर ये सवाल लेके आऊंगा और फिर बहुत डांट पड़ेगी अगर नहीं किया तो। ठीक है, चलो जब ये चीज मेरे को क्लियर हो गई तो अब मुझे पता चला कि सर अगर मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो जो अब इसके ऊपर जो आवेश आएगा q' वो कितना आएगा? प्लस का q/4 आएगा। यानी मेरा आंसर कितना है? +q/4। मेरे ख्याल से बेटा आपको अच्छे से चीज समझ में आ गई होगी। चलो एक अच्छा सवाल और लूं, एक अच्छा सवाल और जिसके अंदर हमें दोनों विधियों से को काम में लेंगे। तो देखो जरा सवाल देखो मेरा, बहुत मजेदार है। ये मैंने एक छड़ ले ली। सर प्लीज अब की बार ऋणावेश ले लो। हाँ तो ठीक है, ऋणावेश ले लेते हैं। लो माइनस 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 माइनस, बार बार डिमांड नहीं चाहिए ना अभी, एक बार, क्योंकि मुझे क्या अच्छा लगता है सर? धनावेश। अब देख बेटा देख, ध्यान से सुन। मैं इस छड़ को इसके पास लेके आऊंगा। प्रारंभ में तीनों गोले उदासीन है, इनको नाम दे दो, लो A, B और C। ठीक है, अब देखो जब बेटा मैं इसके पास में लाऊंगा, टच नहीं कर रहा हूं, संपर्क में नहीं ला रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये संपर्क में नहीं है तो यहां पर, लेकिन ये तीनों गोले क्या है? ये संपर्क में है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर प्रेरण वाली विधि कहां हो रही है, तो वो इतने हिस्से में हो रही है। कोई मुझे यूं पूछे कि सर चालन वाली विधि कहां हो रही है, वो यहां हो रही है। यानी दोनों विधि का बन गया सवाल। सर सवाल तो पूछा ही नहीं आपने अभी। तो बेटा सवाल सुन तो सही एक बार। जैसे मैं इसको पास में लाया, यहां पर मैं रख दूं, तो मुझे तुमसे ये पूछना है कि इसके ऊपर क्या आवेश आएगा, इसके ऊपर क्या आवेश आएगा, और इसके ऊपर क्या आवेश आएगा, और इसके ऊपर क्या आवेश आएगा।
ये है मेरा सवाल। जब मैं इस छड़ को इनके पास लाऊंगा तो इन तीनों गोलों पे कौन कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? फटाफट करो सर, प्लीज आप ही बता दो। तो सुन जरा फिर ध्यान से बेटा, जैसे इसके पास में लाऊंगा तो ये ऋणावेश इधर, धनावेश इधर इकट्ठा हो जाएगा, हाँ ऋणावेश इधर हो जाएगा, ठीक। अब मान लो कि इसका मान, इस पर जो आवेश है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज को और अपनी तरफ लेगा, खींचेगा, ठीक है। तो बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज को ये अपनी तरफ लेगा तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कहां जाएगा? सर वो दूर भागेगा। दूर भागेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? यहां आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? यहां आ जाएंगे। अब भाई यहां पर भी इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस वाली परिस्थिति में भी मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसी हो गई? ये नेगेटिव हो गई, हुई कि नहीं? लेकिन इसको तो धनावेश और चाहिए, इसको धनावेश और चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? हम यूं कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन यहां से भी जितने आए उतने और आगे चले जाएंगे, तो इतने ही और आगे जाएंगे, तो बेटा इसमें जितने आए उतने ही आगे चले गए, ठीक है, उतने ही आगे चले गए। तो अगर मैं इस चीज को बताऊंगा तो ये तो कैसी हो गई? न्यूट्रल, क्योंकि जितने आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं। बेटा कोई भी चीज धनावेशित कब होगी? जब उससे इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे तभी तो होगी, होगी कि नहीं होगी? सर बिल्कुल यही होगा। तो ये वाली वस्तु तो कैसी होगी? धनावेशित। ये कैसी हो जाएगी? उदासीन। और बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। अब जिस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कैसी हो जाएगी? सर वो ऋणावेशित हो जाएगी। तो बेटा ये नेगेटिव हो गई, तो ये नेगेटिव हो गई। समझ में आई बात? सर उल्टा करके बता दो एक बार, पॉजिटिव इसको कंसिडर करके बता दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है, जाते हुए हमें अच्छे नहीं लगते। तो अगर इस सवाल को किताबों में, जो जेन्युइनली इस सवाल को जो किताबों में पूछा गया है उसमें बेटा ये जो छड़ है वो पॉजिटिव ली गई है, तो अगर ये छड़ पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव के साथ मैंने समझा दिया। देखो छड़ को अगर मैं पॉजिटिव ले लूंगा, लो पॉजिटिव कर लिया, तो क्या होगा? अब ये किसको अट्रैक्ट करेगी? किसको अपनी तरफ आकर्षित करेगी? ऋणावेश को। अब ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? जो संपर्क में उसके वहां से आएंगे। तो संपर्क में कौन है? ये है। तो इलेक्ट्रॉन अब पहले उधर जा रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। अब बेटा इस वाली परिस्थिति में ये हो जाएगी नेगेटिव। अब इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो किससे लेगा? इससे लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो ये वाली वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं उतने ही ये यहां से भी ले रही है, तो ये फिर से क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो गई। अब सर इससे तो इलेक्ट्रॉन जा ही जा रहे हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कैसी हो जाती है? धनावेशित। तो देखो एक ही सवाल को मैंने, जिस बच्चे के मन में यूं आ रहा था कि सर छड़ को धनावेशित लो, तो मैंने ये परिस्थिति बता दी। अगर मैं इसको ऋणावेशित लेता हूं तो मैंने ये परिस्थिति बता दी। मेरे ख्याल से ये बेस्ट एग्जाम्पल था जिसमें दोनों विधि अच्छे से समझाई गई हैं और आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी। आगे बढ़े तो चलो आगे देखते हैं। अब अगली जो बात है वो ये है कि सर आवेश और द्रव्यमान के मध्य अंतर क्या है? तो बेटा आवेश और द्रव्यमान के अंदर जो अंतर है, देखो ये मैंने एक टेबल सी बनाई हुई है, ये नॉर्मली यूं ही पूछा जाता है। तो आप लोग देखें, आवेश देखो बेटा कैसा होता है, धनावेशित भी होता है, ऋणावेशित भी होता है और उसका मान 0 भी हो सकता है। लेकिन द्रव्यमान सदैव 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 धनावेशित होता है। सर इसका रीजन क्यों? बेटा किसी वस्तु का द्रव्यमान 0 हो नहीं सकता और 0 से नीचे अपन जा नहीं सकते, ठीक है। तो द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, ठीक। अगर मैं बात करूं, आवेश क्वांटीकृत है, क्वांटाइजेशन होता है। लेकिन क्वांटाइजेशन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, है ना। लेकिन द्रव्यमान को तो हम ऐसे ले सकते हैं ना, आधा किलो दे दो, पौने किलो दे दो, 2.5 किलो दे दो, है ना, तो वो क्वांटीकृत नहीं है। आवेश सदैव संरक्षित होते हैं। मैंने इसकी प्रॉपर्टीज जब मैंने आपसे डिस्कस करी थी, मैंने समझाया था, तब मैंने बताया था कि आवेश संरक्षित होते हैं, किंतु द्रव्यमान तब ही संरक्षित होगा जब वो स्थिर है। याद करो मेरा एग्जांपल, मैं बाइक चला रहा हूं बहुत तेजी से, तो मेरी स्पीड बढ़ रही है, तो द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो फिर कैसे संरक्षित हुआ? हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो मैं क्या बोलूंगा? द्रव्यमान सदैव संरक्षित नहीं रहता, यह केवल स्थिर अवस्था में ही संरक्षित रहता है। आवेश चाल से अपरिवर्तित रहता है, परंतु द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बेटा जो आज की क्लास थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अंदर हमने चार्जिंग पढ़ी है, ठीक है, किस किस तरह से हम चार्ज कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज हमारी रह गई थी वो भी हमने डिस्कस करी है। मेरे ख्याल से आप लोगों को सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी और 2 न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। तब तक मौज करो।